गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए अपन पढ़ रहे थे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे और हमने इसके बहुत सारे लेक्चर पढ़ लिए थे। तो आज अपन डिस्कशन करने वाले एक बेहद ही रोचक और बेमिसाल टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक हमारा रहेगा फैराडे के नियम। और देखिए, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि फेराडे का नियम क्या होता है। और देखिए ये जो फेराडे का नियम है, ये यूं समझिए कि ये जो विद्युत रसायन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसे पीएमटी, आईआईटी और बोर्ड कंपटीशन में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फेराडे का नियम क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां देखिए जो फेराडे का नियम है वो केवल और केवल विद्युत अपघटनी सेलों के लिए लागू होता है, क्योंकि हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारे सेल है वो वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, और दूसरा अपन ने पढ़ा था विद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए थोड़ा सा अपन विद्युत अपघटनी सेल को समझते हैं, वैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है, लेकिन ये आ गया तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए इसको यूं समझिए, आप मैंने यहाँ पे एक पात्र लिया है, आप देख पा रहे हैं ये पात्र मैंने यहाँ पे ले लिया है। इस पात्र में मैंने दो इलेक्ट्रोड, अपन जानते हैं इलेक्ट्रोड लोहे की छड़ होती है, ये दो इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड इसमें डीप कर दिया है और दूसरी इलेक्ट्रोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए दूसरी इलेक्ट्रोड हो गई। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को अपने एक सुचालक तार के माध्यम से यहां पर जोड़ा था। ये देखिए धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। इसमें जो धन टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है इसको अपन बोलते हैं एनोड, यह एनोड के नाम से जाना जाता है। और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है इसको अपन कैथोड के नाम से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि चाहे कोई भी सेल हो बच्चों, चाहे कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और कैथोड पे हमेशा अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि एनोड पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, यानी कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और कैथोड पे अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यहां तक अपन ने देख लिया था। अब देखिए इसमें एक विद्युत अपघट्य अपन ने भरा था NaCl, मान लेते हैं NaCl इलेक्ट्रोलाइट इसमें अपन ने भर दिया। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये प्रबल है या दुर्बल है, क्योंकि विद्युत अपघट्य अपन ने बोला था कि धारा के माध्यम से आयनों में टूटते हैं, यानी कि इनका विद्युत अपघटन होता है और वो भी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसमें धारा प्रवाहित की थी मैंने, तो यहाँ पे ये आयनों में टूट जाएगा Na+ और मैं लिखता हूं Cl-। अब ध्यान दीजिए ये आयनों में टूट गए, तो ये जो आयन अपनी विपरीत प्रकृति के इलेक्ट्रोड की ओर दौड़ेंगे, यानी कि ये जो प्लस वाला है ये माइनस इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, यानी कि दौड़ लगाएगा, और जो माइनस वाला आयन है वो यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। और हमने ये देखा था कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोडों पे कोई ना कोई पदार्थ जमा हो रहा था। अपन ये बोल सकते हैं कि देखिए इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है वो एनोड पे प्राप्त होगी और जो सोडियम धातु वो कैथोड पे जमा हो जाती है। तो ये अपन ने देखा था कि यहाँ पे जो अपन ने धातु की यहाँ पे बात करें कि कैथोड पे पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है। कैथोड पे अपन देख पा रहे हैं कि कैथोड पे सोडियम धातु की प्लेट चढ़ जाती है और ये इसको अपन ने बोला था इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है, यानी कि ये जो कैथोड है ये धीरे धीरे मोटी हो जाती है, तो इसके ऊपर जो सोडियम धातु है उसका आवरण चढ़ जाता है। ये मैंने वहां पर आपको बोला था। और इसी पे आधारित ये जो हमारा फेराडे के नियम है, यानी कि जो यहाँ पे कैथोड पर पदार्थ की मात्रा कितनी जमा होती है, पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पे पदार्थ कितना जमा होता है, चाहे वो गैस हो
चाहे वह ठोस हो और चाहे वह लिक्विड अवस्था में हो, वह इलेक्ट्रोड पे कितने जमा होता है इसको बताने के लिए फेराडे का नियम आया था। और ये फेराडे का नियम केवल और केवल कहां पे लागू होता है, मैं लिख देता हूं, केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेलों के लिए लागू होता है। और आप विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पीछे वाले लेक्चर देख सकते हैं। अब इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ पे जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके पदों में हो सकती है, यानी कि इसके अपन मोल भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके अपन तुल्यांक भी ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं इसके अपन नॉर्मलता भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके अपन मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसका जो द्रव्यमान है वो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। और साथ ही देखेंगे आप कि यहाँ पे ये इतने सारे पॉइंट है, ये अपन इसमें डिस्कशन करेंगे और बहुत ही रोचक हमारा ये जो आज का नियम रहेगा। और इसमें देखिए मैं आपको आज एक अद्वितीय मेथड बताने वाला हूँ, अद्वितीय सूत्र बताने वाला हूँ, इसको अपन बोल सकते हैं यूनिटी मेथड। उसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 95% से अधिक क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं एक ही सूत्र के अंतर्गत। तो चलिए बात करते हैं अपने यहाँ पे जो फेराडे का नियम है क्या होता है इसका। जो इसके देखिए बेसिकली इसके दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। वैसे अपन फिजिक्स में भी अपन पढ़ते हैं कि यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेकिन ये विद्युत अपघटनी सेलों के लिए लागू होता है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसके प्रथम नियम की बात करता हूं। यहाँ पे देखिए प्रथम नियम की बात यहाँ पे आप समझिए कि प्रथम नियम सिंपल सा है। क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पे जितना ज्यादा सोडियम जमा होगा उतनी, यानी कि जितनी ज्यादा अपन आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोड पे सोडियम धातु की मात्रा जमा हो जाती है। यानी कि मतलब क्या है कि सोडियम धातु की मात्रा जितनी, यहाँ पे जितना अपन आवेश ज्यादा देते जाएंगे उतने ही यहाँ पे पदार्थ का क्या होगा, डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है। तो इस नियम से हमें आसानी से पता लग चुका है कि जितना ज्यादा अपन आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ये विद्युत अपघट्य आयनों में ज्यादा टूटेगा और उतना ही सोडियम धातु है वो कैथोड पे ज्यादा जमा होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इस नियम के अनुसार, यहाँ पे इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। मतलब हमें पता चल चुका है कि जितना आवेश अपन प्रवाहित करेंगे उतनी ही इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा ज्यादा जमा होगी। ध्यानपूर्वक इसको देखेगा कि यहाँ पे इस नियम का निष्कर्ष यहाँ से सिंपल सा ये निकला है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा है वो इसके आवेश के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा अपन आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ही पदार्थ की मात्रा क्या होगी, जमा होगी। देखिए ये जो आवेश है ये t सेकंड के लिए अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो धारा है ये क्यों आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो ये अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि प्रति सेकंड जो आवेश प्रवाह की दर है वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत धारा कहलाती है। और अपन जानते हैं कि यहाँ पे समानुपाती के साइन को उठाएंगे तो एक नियतांक आता है। तो मेरे पास W बराबर क्या आ जाएगा, ZQ, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर ZI। I यहाँ पे जो धारा का विद्युत धारा है और T क्या है, T समय है जो सेकंड में होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Z
जेड को देखिए अपन बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है W बराबर जेड आई और ये टी। इसमें देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा है, जमा पदार्थ की मात्रा है ये, इसको आप आसानी से ध्यान में रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं इसको बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से इसको अपन जानते हैं। और इसकी डेफिनेशन अपन थोड़ी देर में देखने वाले। और ये आप जान रहे हैं ये आई विद्युत धारा है जिसको अपन एम्पियर में मापते हैं। और यहाँ पे आगे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो समय है इसको आप किस में लिखेंगे, हमेशा ही समय है तो इसको आप हमेशा सेकंड में इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो समय है उसको आप सेकंड में पुट करेंगे हमेशा। अब हम ये जानते हैं कि जो जेड है विद्युत रासायनिक ये तुल्यांक होता है। और ये जेड को मैं इस प्रकार भी लिखता हूं कि ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ। यहाँ पे ई क्या है, ई आप याद रखेंगे ये होता है तुल्यांकी भार। ये क्या होगा, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। और देखिए तुल्यांकी भार, ये तुल्यांकी भार क्या होता है इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए तुल्यांकी भार अपन विलियन वाला टॉपिक पढ़ते हैं 12th में, वहां पे अपन नॉर्मलता निकालते हैं तो हमें तुल्यांकी भार की आवश्यकता होती है। और साथ ही विद्युत रसायन अपन पढ़ रहे हैं, इसमें भी जो अपन फेराडे का नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी तुल्यांकी भार की आवश्यकता होती है। और रेडॉक्स वाले टॉपिक में ओक्षीय कारक तथा अपचायक का अपन तुल्यांकी भार वहां पे भी हमें काम आता है। और रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा 11th में अपन पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें अम्ल सार मूलक और आयनों इनका अपन तुल्यांकी भार निकालना होता है। तो ये हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो शब्द है उसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या होता है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इसको क्या बोलेंगे, फेराडे। और यहां से आप देखते हैं कि 1 फेराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको आवेश पूछा जाता है तो आप हमेशा हमेशा बता दीजिए कि सर 1 मोल के ऊपर उपस्थित आवेश अप्रोक्सीमेट लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम है, उसको आप अवोगाद्रो की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 फेराडे बराबर इतना आवेश आता है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें बेटा जी इतना आवेश प्राप्त होता है। ये आप यहां से देख चुके हैं। अब देखिए मैं जेड के मान को यहां पर रखूंगा तो मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला निकल के आता है और उसकी सहायता से अपनी जो पूरी वैल्यू है इनका अपने मेजरमेंट करेंगे, इनका अपन मापन करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं एक ऐसा अद्वितीय सूत्र आपको बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में आसानी से जो बोले कि सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं जेड की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा W बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे E और ये क्या है फेराडे इनटू IT। अब देखिए मैं इसको एक दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं इस जो यहाँ पे तुल्यांकी भार है इसको मैं यहाँ पे बट्टे में लेके आता हूँ तो W बाई मैं इसको लिखूंगा कि W बाई ये क्या है तुल्यांकी भार है और ये IT है और 1 फेराडे में लिख देता हूँ 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम या कूलाम आप देख लीजिएगा। अब देखिए हमारे यहां से फॉर्मूले बने स्टार्ट हो गए, ध्यान जमाइए देखिए ये तो हमारा बहुत ही अच्छा ये जो सूत्र आने वाला है। देखिए अपन विलियन में पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो तुल्यांकी भार यहाँ पे देखिए जो ग्राम में द्रव्यमान है, इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान है और ये क्या है तुल्यांकी भार है।
इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, विलियन वाले टॉपिक में, कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। तो अपन इससे क्या करेंगे, तुल्यांकों की संख्या भी अपन इससे निकाल सकते हैं। और देखिए तुल्यांकों की संख्या अपन पढ़ते हैं नॉर्मलता, नॉर्मलता अपन जो सांद्रता वहां पे पढ़ते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। तो ये इस प्रकार के अपने जो कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, ये जो तुल्यांकों की संख्या अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता वाले सूत्र में। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, यहाँ पे देखिए तुल्यांकों की संख्या को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि मोल गुणा संयोजकता कारक। अब ये संयोजकता कारक क्या होता है, ये तुल्यांक की बाहर में आता है, इसका अपन अलग से लेक्चर बनाएंगे कि संयोजकता कारक होता है किसी भी एक धनायन अथवा किसी भी धनायन अथवा ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश को अपने संयोजकता के नाम से जाना जाता है। देखिए या तो आप धनायन का कुल आवेश देख लीजिए या आप ऋणायन का कुल आवेश देख लीजिए, जो आवेश आता है वो क्या है, संयोजकता कारक होता है। तो ये क्या है, संयोजकता कारक। अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मलता गुणा विलियन का आयतन किसमें होगा, लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। अब नॉर्मलता अपन ने बोला था कि नॉर्मलता हम जानते हैं, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है वो आप देखते हैं कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है कि मोलरता गुणा संयोजकता कारक, ये हमारा होता है। तो इसको देखिए, इसकी जगह में ये पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है कि नॉर्मलता गुणा मोलरता, मोलरता गुणा संयोजकता कारक। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो अपन नॉर्मलता की जगह लिखा है इतनी वैल्यू तो, और यहाँ पे जो आयतन किसमें है, आयतन विलियन का आयतन यहाँ पे आप लिखते हैं लीटर में। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सूत्र प्राप्त हुआ है, और इस सूत्र की सहायता से आप बहुत सारे वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ग्राम में आप ज्ञात कर सकते हैं, इसका अनुभार भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और संयोजकता कारक भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए कितनी धारा कितने समय के लिए बह रही वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं, तुल्यांकों की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलता भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे मोल भी ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपकी बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे टॉपिकों को आपस में रिलेशन करके निकाला गया है। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सहायता से आप कैसा भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब सुनिएगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि सर आप ये बताइए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक की आप डेफिनेशन देखिएगा। देखिए जो फेराडे का द्वितीय नियम है, फेराडे का द्वितीय नियम है, उसका ज्यादा विस्तार नहीं है, वो सिंपल सा है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन मोर देन 90% से ज्यादा क्वेश्चन है जो फेराडे के प्रथम नियम पर आधारित है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे देखिए इसमें जो हमारा W बराबर अपन ने लिखा है कि W बराबर है ZQ। यदि मैं इस Q को यानी कि जो आवेश है कुलाम में, इसको मैं 1 कुलाम मान लू, कितना मान लू, मैं इकाई मान लू, तो यहाँ पे आप क्या हो गया कि W बराबर क्या हो गया, Z के बराबर हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि 1 कुलाम आवेश को प्रवाहित करवाने पर, 1 कुलाम आवेश को प्रवाहित करवाने पर इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो वही क्या हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। अब अपन इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं लिखने वाला हूँ क्वेश्चन को, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए 9.65 एम्पियर की विद्युत धारा और देखिए विद्युत अपघटनी सेल में आपको पूछा जाता है कि कौन सी विद्युत धारा बह रही है, एसी बहती है या डीसी। तो आप क्या बताएंगे, एक बार एग्जाम में पूछ लिया है कि सर इसमें डीसी धारा जो
अब विशिष्ट धारा है वो इसमें प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा 10 मिनट तक 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर 3 ग्राम पदार्थ निक्षेपित होता है तो आपको इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तुल्यांकी भार आप इसका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अब इसको आप समझिएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे कि सर अपन फॉर्मूला है वो कैसे अपन अप्लाई करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। हमें देखिए धारा दिया गया है और समय दिया गया है, उन्हें ग्राम में द्रव्यमान जो इलेक्ट्रोड पे जमा है वो दिया गया है, और तुल्यांकी भार हमें पूछा है। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला था कि W/E इक्वल टू IT अपॉन 96,500, ये अपन फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमें ये पूछा जा रहा है, तो इसको अपन इस साइड में भेज देते हैं। तो समझिएगा कि हमारे पास ये जो तुल्यांकी भार है ये आ जाएगा कि W इंटू 96,500, और ये क्या होगा IT, ये IT आ गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए कि सर जो W क्या है, वो इलेक्ट्रोड पे जमा पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है, वो यहाँ पे 3 ग्राम है, और 96,500 कूलाम में आवेश है। विद्युत धारा यहाँ पे 9.65 एम्पियर प्रवाहित की जा रही है, और समय है, समय देखिए कितना है, 10 मिनट के लिए। अब बच्चे यहाँ पे सीधा ही 10 लिख देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे जो समय है वो बेटा जी लिखना है सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब इसको आप काट सकते हैं कि इसको अपन काटेंगे तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काटेंगे तो ये पॉइंट हट के ऊपर क्या लगेगा, 100 लग जाएगा। और ये जो 3 से ये कितने पर गया, 2 पर गया, इसको अपन काटेंगे तो हमारे पास कितना गया, 50 तुल्यांकी भार आ चुका है। इसका तुल्यांकी भार हमारे पास 50 से आ चुका है। अब देखिएगा इस प्रकार हमारे आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें संबंध निकाल के आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।